So, good morning everyone. गुड मॉर्निंग सर। ये चैप्टर हमारा जो है यूनिट नंबर 10 है, चैप्टर हमारा 14 है। चैप्टर का नाम आप लोग देख रहे हो क्या है? ऑसिलेशंस। इसमें पहले तो पीरियोडिक मोशन हम अपनी अगर लाइफ में देखें तो बहुत सारी चीजों के बारे में देखते हैं और बहुत सारे इसके एग्जांपल्स भी हम लोग समझते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में पीरियोडिक मोशन होता क्या है। लिखा है एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन एट अ रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। आप एग्जांपल्स इसको समझो। जैसे घड़ी की जो हैंड सुई होती है, मतलब घड़ी की जो हैंड होती है, मतलब सुई, देखा होगा कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली बार बार अपने मोशन को रिपीट करती है, बार बार अपने मोशन को रिपीट करती है। अब दूसरा एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि जो अर्थ है वो सन के अबाउट इक्वल टाइम पीरियड में क्या करता है? रिवॉल्व करता है, रिवॉल्यूशन करता है। तो ये इस तरीके के जो मोशंस होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। लिखा है रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ अ टाइम। मतलब एक फिक्स टाइम में अपनी अपने जो मोशन को होता है, कोई भी पार्टिकल क्या करता है? बार बार रिपीट करे। ना समझे? तो इस टाइप के मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। लिखा हुआ है एग्जांपल छोटा सा, मोशन ऑफ अ वॉच हैंड। घड़ी की सुई जो होती है वो कैसा पीरियोडिक मोशन करती है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल बार बार मोशन को अपने रिपीट करती है। और भी एग्जांपल यहाँ नीचे दिए हैं। द मोशन ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन। किसी भी प्लेनेट का जो मोशन किसी सन के अबाउट होता है वो क्या होता है? रिवॉल्यूशन करता है ना। ये भी आपका पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। दूसरा है द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड अगर हम मून की बात करें तो मून भी क्या करता है? पीरियोडिक मोशन करता है। द हार्ट बीट ऑफ अ ह्यूमन। मनुष्य का जो एक्चुअल में हार्ट बीट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो भी एक पीरियोडिक मोशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल बार बार अपने जो है मोशन को रिपीट करता है। जो हार्ट बीट होती है वो बार बार रिपीट होती रहती है। तो इसको हम लोग, ये तीन एग्जाम्पल मेन है, आप याद रखना कि पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल बहुत ही परफेक्ट है। इसके बाद ये दूसरी हेडिंग जो हमारी है वो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड समझते हो क्या है? द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड। मतलब वो स्मॉलेस्ट टाइम जिसमें वो मोशन रिपीट करता हो। सपोज दैट एक पार्टिकल की हमने बात की, अभी प्लेनेट का एग्जांपल हमने लिया। जैसे ये सन है और ये कोई मान लिया प्लेनेट है। ये बार बार ऐसे क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किधर भी, जैसे मान ले सपोज दैट ये ऐसे मोशन कर रहा है। तो भाई अगर यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया तो ये चलते 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 थे रिवॉल्व करते हुए फिर यहाँ पर पहुंचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक पूरा साइकिल रिपीट करने के लिए कितना टाइम लेगा? दैट इज कैपिटल टी। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। जितना मतलब किसी भी पार्टिकल को अगर आप कंसीडर करें, वो पार्टिकल एक पूरा चक्कर जो है कंप्लीट कर ले, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अगर किसी प्लेनेट की बात करें तो प्लेनेट जब सन के अबाउट घूमता है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर काटने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगाएगा। तो वो टाइम ही हम लोग क्या कहेंगे? इसको टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब एक पूरा कंप्लीट साइकिल करने के लिए जितना कोई भी पार्टिकल टाइम लेता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है। फिर इसके बाद टाइम पीरियड की जो यूनिट है वो याद रखना कौन सी होती है? सेकंड होती है। इसको हमेशा हम लोग सेकंड में मेजर करेंगे। और इसके एग्जाम्पल आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना, अगर पेपर में आता है तो एग्जाम्पल जरूर लिखना रहेगा। ठीक है। इसके बाद आपका आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो आपका, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ साइकिल्स जो बताया जा रहा है एक्चुअल में, जैसे कोई भी पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जैसे जो हमने बताया ना अभी प्लेनेट का मोशन अबाउट द सन, जब वो मोशन करता है तो एक्चुअल में एक सेकेंड में कितने मोशन कर ले पा जो है कर पा रहा है। अगर प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं तो एक सेकेंड में, लिखा है पर सेकेंड, तो पर सेकेंड में जितने साइकिल वो कंप्लीट कर ले दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और फ्रीक्वेंसी को कैपिटल एफ से लिखते हैं। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? हर्ट्ज जो होती है, याद रखना। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला एफ इज इक्वल टू 1/टी होता है। तो एक चीज आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए, ये जो हेडिंग्स हम हेडिंग वाइज छोटी छोटी हेडिंग्स बनाए हैं, इनको एक एक या दो दो नंबर में आप लोगों को याद रखना, क्योंकि हम पूछ भी सकते हैं कि द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक साइकिल में कितने जो है एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद अगला टर्म आता है आपका, अगला टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन। तो ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? देखो, इफ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ,
repeatedly about its mean position. सपोज दैट एक आप सिंपल पेंडुलम की बात कर लो। सिंपल पेंडुलम मतलब देखा होगा कि अगर सिंपल पेंडुलम को हम, ये कोई रिजिड जो है सरफेस है, इससे क्या करते हैं, सिंपल पेंडुलम को हम बांध दिए यहाँ से, ठीक है, ये बॉब लटका हुआ होता है। अगर ये मीन पोजीशन से, देखो हमने कहा ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, एक्चुअली ये मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ का मतलब बैक मतलब पीछे और फोर्थ का मतलब आगे जाना, ऐसे बैक एंड फोर्थ अपनी मीन पोजीशन से जब बैक एंड फोर्थ आगे पीछे कोई भी बॉब मोशन करता है, इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ये लगातार चलता रहता है। जैसे घड़ी जो होती है, घड़ी का क्या होता है, सिंपल पेंडुलम जो लटका हुआ होता है, जब पता लगा उसमें टाइमिंग से फिक्स होता है कि जब 5 बजते हैं तो वो लगातार ऐसे चलता रहता है, ये हिलता रहता है इस तरीके से। तो इस टाइप के जो मोशंस होते हैं उनको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। सिंपल सी बात कि वो अपनी मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ जब मूव करता है, इस टाइप के मोशन को ही हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। एग्जाम्पल आपका सिंपल पेंडुलम है। आप घड़ी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जो दीवार घड़ी होती है उसमें पेंडुलम लगा होता है, वो भी क्या करता है, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट लगातार ऐसे से मूव करता है। अब ध्यान देना, इसमें अगर एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल एब्सेंस है तो वो जितना पाथ इधर मतलब मीन पोजीशन से राइट जाएगा उतना ही फिर लेफ्ट भी जाएगा, ठीक है। तो चीज ध्यान रखना कि ये भाई एयर रेजिस्टेंस तो प्रेजेंट ही होता है, तो हम 100% ये नहीं कह सकते कि पाथ एकदम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल कवर ही करेगा। अगर एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर दें तो जितना पाथ ये मीन पोजीशन से, जितना ये जो बॉब लटका हुआ है, ये जितना इधर जाएगा उतना ही आके इधर जाएगा, ठीक है। तो ये कब एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो तब, ठीक है। तो इस टाइप के मोशंस को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, और डेफिनेशन के आगे लिखा है मोशन, दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। इसको हम लोग वाइब्रेटरी या फिर हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपका दिया है, द स्विंगिंग मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। घड़ी की जो क्लॉक घड़ी दीवार घड़ी होती है, उसमें उसका जो पेंडुलम होता है वो कैसा जो है ऑसिलेटरी मोशन करता है। दूसरा है द मोशन ऑफ द पिस्टन ऑफ अ ऑटोमोबाइल इंजन। ऑटोमोबाइल इंजन का जो एक्चुअल में पिस्टन होता है वो ऊपर नीचे अपने फिक्स मीन पोजीशन से ऊपर नीचे ऐसे से मूव करता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। द वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, गिटार की स्ट्रिंग होती है, अगर उसको एक बार ऐसे जो है झटक दो तो क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन से इधर उधर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। एक नोट करके पॉइंट हमने लिखा है, ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। देखो हम ये कह सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन होता है, बट पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखो पीरियोडिक मोशन हमने बताया वो किसी के अबाउट होता है, किसी के अबाउट रिवॉल्यूशन होता है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन एक फिक्स मीन पोजिशन के अबाउट ऊपर नीचे जाना, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन हो सकता है क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में ऊपर नीचे वाइब्रेशंस होते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, पेंडुलम स्प्रिंग, एक पेंडुलम है ऑसिलेटरी मोशन का और ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग को आप जितना खींचोगे छोड़ोगे तो उतना, या फिर स्प्रिंग को देखो क्या करते हैं, खींच दो तो अचानक में जब छोड़ते हो तो एकदम वाइब्रेशन में आ जाती है। और पेंडुलम को भी यही, कि पेंडुलम को आप जब खींच कर छोड़ते हो तो पहले 2-3 क्या करता है, अपने मोशन को कंप्लीट रखता है धीरे धीरे। अगला ये टॉपिक आपका आता है पीरियोडिक फंक्शन। देखो पीरियोडिक मोशन को जो फंक्शन एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे फंक्शन जो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। और ये पीरियोडिक फंक्शन आपके सिर्फ 2 होते हैं, एक तो साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉस थीटा रिप्रेजेंट करता है। बाकी जितने भी टेग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो आपके पीरियोडिक फंक्शन को रिपीट मतलब रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सिर्फ 2 आपके टेग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो साइन और कॉस है। ये आपका जो पीरियोडिक मोशन है सर उसको, हाँ बोलो। बहुत कम बच्चे हैं। सर पेंडुलम पीरियोडिक, जो पेंडुलम होता है ऑसिलेटरी मोशन करता है और सर पीरियोडिक मोशन कर रहा है वो समझा दीजिए। देखो पेंडुलम, देखो हमने क्या कहा, अगर पेंडुलम के देखो पेंडुलम मीन पोजीशन से, हमने कहा पेंडुलम का एग्जांपल आपका ले रहे हो किसमें, ऑसिलेटरी मोशन में।
बट पीरियोडिक मोशन एक कंप्लीट मतलब 2 पाई एंगल होना ही चाहिए। जैसे ये देखा है हमने बताया ना, जैसे ये सन है, सन के अबाउट कोई प्लेनेट मूव कर रहा, तो ये जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो कितना एंगल कवर करेगा, 2 पाई 360। ये आपका हो जाएगा पीरियोडिक मोशन, जो कि कंप्लीट पाथ 260 का एंगल बनाएगा एक फिक्स टाइम पीरियड में। लेकिन जो आपका ऑसिलेटरी मोशन है, तो ऑसिलेटरी मोशन में ये कोई बॉब लिए हैं, बॉब देखो कहाँ तक जा रहा है, मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ जाएगा। आप समझे, ये आपका ऑसिलेटरी है। और जो पीरियोडिक है वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा एक इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, वो बार बार टाइम इंटरवल इनका फिक्स रहेगा, बार बार रिपीट करेगा अपने पाथ को। तो ये तुम्हारा पीरियोडिक मोशन हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया, मतलब मीन पोजीशन से इधर उधर जाना, इसको ही हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, बोलो। यस सर। तो ये एक चीज ध्यान रखना है इसमें। तो इसके बाद देखो, कम बच जाए। अब कोई बात नहीं, जो है वो ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन देखो, पीरियोडिक आपने कहा था मोशन सर, को जो नहीं आएगा उसको अड़काएंगे अगले दिन है। कोई बात नहीं, अभी क्लास तो में। कॉपी चेक कर लिया आपने टेस्ट वाली? अरे भाई इसमें मत बात करो, कितनी बार बोले, सब बातें अरे बाद सर में बता कर तो लेना, दीजिए कम से कम। बाद में पूछ लेना, हम बताएंगे ना कि जिसकी चेक करेंगे हम क्लास में मिलेंगे कि तब बताएंगे उनको। तुम लोगों की रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो सर देखो रिकॉर्ड मत करा पीरियोडिक करिए। फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन देखो, इसमें दो ही हमने बताया, टेक्नोमेट्रिक रेशियो दो होते हैं, साइन कॉस। ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो बार बार आपके पीरियोडिक पाथ को रिपीट करेंगे। मतलब पीरियोडिक मोशन कोई भी पार्टिकल अगर कर रहा है तो उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, साइन और कॉस। जैसे यहाँ पर दोनों के हमने ग्राफ भी बनाए। साइन कर्व जो बना है, साइन कर्व कैसे, देखो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो जीरो से स्टार्ट करता है। 90 पर इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर यहाँ पर पाई की, साइन पाई की वैल्यू कितनी, जीरो हो जाएगी। फिर 3 पाई/2 की कितनी, -1 हो जाएगी। फिर यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू कितनी, जीरो हो जाती है। तो ये कि ये कंप्लीट देखो, यहाँ से चलकर यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल जो है, जब साइन की हम बात करते हैं तो एक कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना, 2 पाई एंगल कवर करना पड़ा। मतलब कोई भी पार्टिकल अगर वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो 2 पाई एंगल पर क्या करता है, वो दोबारा अपने मोशन को रिपीट करना स्टार्ट करेगा। जैसे यहाँ से देखो चलना स्टार्ट किया, आया, फिर यहाँ पहुंचा, तो ये कंप्लीट साइकिल होगी। फिर यहाँ से चलेगा, दूसरी साइकिल कंप्लीट करेगा। मतलब 2 पाई पर वो बार बार रिपीट करेगा। अब देखो ग्राफ से भी पता चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से फिर यही चीज पाथ रिपीट करेगा। तो इसको, ये साइन कर्व आपका लिख दिया हुआ है, और यहाँ पर कोसाइन कर्व है। कोसाइन बस यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, कॉस जीरो की सब लोग जानते हो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे कर्व। साइन 90 की वैल्यू कितनी, जीरो हो जाएगी। फिर साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। फिर साइन 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। लगातार पाथ है देखो, जब 2 पाई पर पहुंचता है, यहाँ से यहाँ तक गया देखो। अब यहाँ से फिर से जो पाथ अब यहाँ शुरुआत किए थे वही फिर से स्टार्ट हो गए। तो मतलब ये 2 पाई पर दोनों फंक्शन ऐसे होते हैं, साइन और कोसाइन। ये दोनों कर्व से भी पता चल रहा कि 2 पाई पर एक्चुअल में कोई भी पीरियोडिक मोशन रिपीट होता है। तो इसलिए ये दो फंक्शन साइन और कॉस ऐसे होते हैं जो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू हमने माना साइन एक्स। अगर x प्लस 2 पाई, भाई एफ एक्स है, इसमें हमने 2, हाँ बोलो। सर ये जो आपने लाइन बनाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना? हाँ, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। साइन और कोसाइन कर्व पिछली क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे होगे, बस यहाँ थोड़ा समझाने के लिए हमने सर। बना दिया। वैसे ये आपका कोई पार्ट नहीं है, ये तो समझते होगे पीछे। साइन कर्व कैसे बनाया जाता है भाई, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 10th में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स है तो थोड़ा ये कर्व से ही समझो। अब कौन याद रखेगा कि 3 पाई 2 पाई की वैल्यू साइन कॉस में कितनी होती, तो एक कर्व से भी पता चलता है। ये 2 पाई 3 पाई भाई, साइन जीरो की जीरो, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। फिर देखो पाई की वैल्यू ऐसे, मतलब इस कर्व से भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर सपोज दैट हमने मान लिया कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या किए, एक्स में हमने 2 पाई ऐड किया, तो यहाँ भी एक्स में भी 2 पाई। और ये हम जानते हैं साइन 2 पाई मतलब 360 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। इसमें कोई भी चेंज वही थीटा आ जाता है, मतलब रिपीट कर जाएगा। तो देखो एफ एक्स बराबर साइन एक्स लिए थे और 2 पाई ऐड भी किए, तब भी साइन एक्स आ गया। मतलब ये बार बार जो है रिपीट कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही कॉस में कर लेते हैं, तो एक्स प्लस 2 पाई, कॉस में भी एक्स प्लस 2 पाई, मतलब ये होता है 360 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। कॉस लिए कॉस में ही आ गया,
इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पाथ को मतलब जो है रिपीट करके रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये कहेंगे कि ये तुम्हारा कैसा मोशन, पीरियोडिक मोशन को ये फंक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो ही होते हैं, साइन और कॉस। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके ये शो नहीं करेंगे। इसके बाद आपका जो है अगला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो आपका बहुत, ये तो कॉमन चीजें थी इतनी समझने वाली। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपको समझना है कि एक्चुअल में क्या होता है। तो समझते हैं। अ पार्टिकल इज सेड टू बी पॉजिटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट इज मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन। जो हमने बताया पेंडुलम का एग्जांपल लेके, बस पेंडुलम को याद रखना, सारा सब कुछ इसी पेंडुलम से ही समझ में आ जाएगा कि कैसे एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं और कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो मीन पोजीशन के अबाउट अगर कोई पेंडुलम आप कंसीडर कर रहे हो तो मीन पोजीशन के अबाउट, ये हमने एग्जाम्पल बनाया था ना, मीन, ये मीन पोजीशन कही जाती है। इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। ठीक है। और ये तुम्हारी बोली जाती है जहां तक ये कवर करेगा मैक्सिमम पाथ, इसको हम लोग बोलेंगे, अभी आगे आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन। और ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन। और अगर बैक होके यहाँ आता है, क्योंकि ये पेंडुलम मीन पोजीशन से बैक भी जाएगा आगे भी जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ से ध्यान देना, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम लोग एक्स से लिखते हैं, और यहाँ पर भी बैक अगर जाएगा तो ये भी एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा। बट एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो इसको हम लोग कैपिटल ए से बट माइनस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब लेफ्ट के लिए हम लोग एक्स इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, एक्स इक्वल टू -a। और ये फोर्थ के लिए मतलब आगे अगर जाएगा तो एक्स इक्वल टू +a लेते हैं। ए तुम्हारा क्या है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। और एम्पलीट्यूड कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप वेव फॉर्म में देखते हो, जैसे वेव रिप्रेजेंटेशन में साइन कॉस का दिखा है, तो इस केस में ये एम्पलीट्यूड होता है ना मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर हम पेंडुलम का अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो इसमें ये ध्यान रखना, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा कि मीन पोजीशन से एक्चुअल में कोई पार्टिकल कितना, ये बॉब है, बॉब कितना डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ तक आएगा, इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलेंगे इसको। तो अभी आगे बात करेंगे। ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम दिमाग में अगर रहेगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो इसके बाद देखते हैं, अब इसकी डेफिनेशन है पूरी लिखी है, हम पढ़ेंगे नहीं, अपना पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद ये अगला पेज है आपका, पेज नंबर 3। इसके इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन याद रखना, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो उसमें कितनी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको समझना रहेगा। पहला पॉइंट दिया है, द बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट द मीन पोजीशन। ये तो हमने बताया कि बॉडी अगर जो कोई कंसीडर, अगर आप पेंडुलम या बॉब कंसीडर कर रहे हो तो मीन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ ऐसे मूव करता है। ये फर्स्ट कंडीशन है कि ऐसा होना ही चाहिए, तभी उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। दूसरा है, द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हमने जो ये डिस्प्लेसमेंट की बात की है, भाई देखो, रीस्टोरिंग फोर्स कहने का मतलब, अगर सपोज दैट यहाँ से इस बॉब को आप ले जा रहे हो आगे की तरफ, ऐसे जा रहे हो, आगे ले जा रहे हो, तो देखो इस बॉब को, भाई यहाँ से बंधा हुआ है ना, ये किसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो ये तो हमेशा इसको इधर लाना चाहेगा। आप ले जा रहे हो वो बात अलग की है, अगर इसको खींचकर यहाँ ले जाओगे या फिर इसको सिंपली जब मूव करेगा तो ये अपने आप थोड़ी ना जाएगा, एक फोर्स जस्ट बैक काम करता है। या तो आप इधर पहले खींचकर यहाँ तक ले जाओ फिर छोड़ो, तब ये ऐसे से मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो जब इसको ले जा रहे होगे तो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट फोर्स क्या करेगा, जस्ट अपोजिट इसको खींचना चाहेगा। तो जस्ट अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट, जिस तरफ कर रहे होगे, मतलब इसको जिस तरफ खींच कर ऐसे ले जा रहे होगे, फोर्स हमेशा जस्ट अपोजिट काम करेगा। तो ये जो फोर्स अपोजिट काम करता है इसी को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसको दोबारा वापस ये लाना चाह रहा है। ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स बहुत अच्छी तरीके से पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हो। जितना डिस्प्लेसमेंट, ये बॉब एग्जांपल के तौर पर बनाया है हमने, ये बॉब है, जितना खींचोगे डिस्प्लेसमेंट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट जस्ट फोर्स काम करेगा, जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। तो यही यहाँ पर लिखा है, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। और ये तीसरा पॉइंट क्या है, द फोर्स इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही बात है, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो उसके जस्ट अपोजिट कौन, फोर्स काम करेगा, जो कि यहाँ पर कैपिटल एफ से डिनोट किया जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, और जो लास्ट पॉइंट है डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन
हमने बात की है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन है? दो, साइन और कॉस। यही आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही यहाँ पर लिखा है। अगला यहाँ पर प्रूफ इसका किया है हमने। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जो हमने कहा है इस थर्ड बी पॉइंट में देखना, बी पॉइंट में जो कहा है भाई डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो आप जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो ये के एक्स आ जाएगा। और माइनस साइन यहाँ क्यों हम लगा दिए? क्योंकि लिखा है माइनस साइन शोज फोर्स एंड एक्स आर अपोजिट डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपका कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन जो यहाँ पर लगा है। अगर ये नेगेटिव ना होता तो सिंपल ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? इक्वल टू के एक्स, बट यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन को बताना है कि जिस तरफ आप डिस्प्लेसमेंट ऐसे करोगे ना, फोर्स जस्ट उसको अपोज करना चाहता है, फोर्स उसको वापस लाना चाहता है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए नेगेटिव साइन लगा दिए। इसके बाद एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, और इस के को हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। ठीक है। अब अगर यहाँ से हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो के इक्वल क्या लिख देंगे? एफ अपॉन एक्स लिख सकते हैं। भाई ये तो देख रहे हो ना कि अगर फॉर्मूला एफ इक्वल टू के एक्स दिया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, माइनस साइन नहीं लेंगे, तो के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एफ अपॉन एक्स। और एक्स की अगर फोर्स की हम बात करें तो ये क्या होता है? न्यूटन में मेजर किया जाता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका मीटर में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर। ध्यान रखना कि जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। ये यूनिट आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग जानते हैं क्या? F इक्वल टू एम ए होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग सेकंड मान लेंगे। और यहाँ पर नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दें? बराबर, क्योंकि ये भी फोर्स है, इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे हम लोग। और ये हमारा क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन में जब हम लोग पढ़ते थे F इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ से, तो ये फोर्स दोनों को अगर आपस में बराबर कर दो तो यहाँ से आ जाएगा आपका टर्म A इज इक्वल टू के अपॉन एम, एम को डिवाइड में ले जाएंगे। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो ये डायरेक्शन बता रहा है, माइनस साइन को नहीं लेना है। ये जो के अपॉन होता है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, मतलब के अपॉन एम की जगह पर ओमेगा रखेंगे। ओमेगा को आप लोग बोलोगे उसमें सर्कुलर मोशन में, सब लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, इसको हम लोग एंगुलर स्पीड बोलते हैं या फिर एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको याद रखना है कि के अपॉन एम की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे? ओमेगा स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड, ये अभी दिख रहा है, देख ध्यान देना कि के अपॉन एम जो है ये आपका क्या बोला जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी। और जब इस एक्सप्रेशन में हम लोग के अपॉन एम की जगह पर ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ये जो ओमेगा स्क्वायर एक्स है इसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब ये जो सिंपल पेंडुलम, इसको अगर हम एक्चुअल में ले जाकर यहाँ से छोड़ देते हैं तो जब ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा ना, तो एक्सेलरेशन उस भाव का कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आपका एक्सेलरेशन आ जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें हमने समझाया थोड़ा रिपीट करके कि जो आप ये उसमें सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, अगर कोई भी पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है तो भाई ये क्या होता है? अगर सपोज दैट थीटा एंगल टी टाइम में बनाता है, तो ये टाइम वो होता है जितने में एंगल ये फॉर्म कर रहा है, जितना मतलब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया। लेकिन एक पूरा कंप्लीट साइकिल, मतलब पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। दिस इज कैपिटल टी। और ये एंगल कितना फॉर्म करेगा? 2 पाई फॉर्म करेगा। तो ये हम पिछला जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी। मतलब एक पूरी कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगा? तो 2 पाई अपॉन टी ये होता है आपकी, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर स्पीड। ओमेगा की वैल्यू होती है, टी को टाइम पीरियड बोलेंगे और टी को गिवन टाइम, किसी भी छोटे से टाइम में कितना एंगल फॉर्म किया, तो इसके लिए ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। ये हम सब लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़े। तो यहाँ पर पीछे हमने बताया ओमेगा स्क्वायर बराबर के अपॉन एम है, तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू कैसे? अंडर रूट लग जाएगा, अगर स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट इस पे लग जाएगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू ये जो दी है उसको पुट कर देना है। मतलब इससे टी की वैल्यू अगर निकालोगे जो टाइम पीरियड की, तो 2 पाई एम अपॉन की, ये फॉर्मूला आपका टाइम पीरियड का बन जाएगा। मतलब अगर एक ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड निकालने के लिए ये आपका फाइनल फार्मूला, उस पार्टिकल का मास पता हो, स्प्रिंग कांस्टेंट पता हो, या फिर सॉरी इसको क्या बोलेंगे आपका जो है फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू पता हो, पाई की वैल्यू जानते हो, रख दोगे तो आपका एक टाइम पीरियड दे देगा। लैब में करवाया भी जाएगा।
एम को क्या बोलते हैं? इनर्शियल फैक्टर। भाई यही तो, एम की वजह से भी तो इनर्शिया आती है किसी भी बॉडी में, तो इसीलिए इसको इनर्शियल फैक्टर बोलते हैं। के को आपका स्प्रिंग फैक्टर कहा जाता है। नाउ एक्सेलरेशन कितना होता है? इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ये हम सब लोग जानते हैं कि ये एक्सेलरेशन, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बात करें, तो अगर हम एक्स डिस्प्लेसमेंट है उसका डबल डेरिवेटिव निकालें तो यही एक्सेलरेशन होता है। ए इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। और यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पर इसको रख देंगे, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स जो है वही, क्योंकि ये जानते हो ना, स्पीड जो होती है वो एक्चुअल में जैसे वेलोसिटी निकालते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरीके से एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज आप निकालते हो तो वही तो एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग डबल डेरिवेटिव कहते हैं, ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। किसी भी फंक्शन का जिसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ हुआ हो, उसका डबल डेरिवेटिव निकाल तो वो एक्सेलरेशन दे देगा। तो ये आपकी एक सिंपल क्या बन जाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसको बोलते हैं। ये मैथ वाले बच्चे समझ रहे होंगे। तो यहाँ तक आपका ये सिंपल एक्सेलरेशन को एक डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने का तरीका है। इतनी इक्वेशन आपकी पूछी जा सकती है, इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ लास्ट में लिख दिया है दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये डिफरेंशियल इक्वेशन कही जाती है। ठीक है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। Hence, any equation that satisfying this differential equation is called a equation of SHM. ऐसी कोई भी इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हो या फिर इसी के जैसे इसको सेटिस्फाई करे, सिंपल सी, उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे, वो किसकी इक्वेशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सभी लोगों को सुनाई दे रहे हैं कि नहीं? यस सर। आवाज आ रही? यस सर। सर ये प्रूफ सर एग्जाम आ सकता है? क्या करने को सर? प्रूफ करने को आएगा कि मतलब सिर्फ हाँ याद बिल्कुल, कि याद अगर करना है हम बस? देंगे तो याद नहीं करना है इसको। ये प्रूफ ये जो दिया है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, जी। अगर आएगा तो हम देंगे, ये प्रूफ दे भी सकते हैं। और पहले अच्छा, पेपर ठीक डिसाइड होगा, उसी की बात पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें इसको मतलब यहाँ से आपको प्रूफ करने में कोई बात नहीं, ये एक्सेलेरेशन पीछे प्रूफ कर चुके हो। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखो कि एक्सेलेरेशन जो होता है डबल डेरिवेटिव होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। अगर ये आपको याद है तो यहाँ पर पुट कर देना है और इसको इधर ले आओ, बस यही डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ये सिंपल याद रखना है, वैसे बहुत डिफिकल्ट नहीं। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हायर क्लासेस में आपकी की जाएगी, और इंटर में जो बच्चे मैथ वाले हैं उनको तो ये समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैथ में ये इंटर में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद रखना है कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 0, एंड इसी को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसके बाद इक्वेशन ऑफ एसएचएम, 3 इक्वेशन ऐसी होती हैं जैसे साइन में और कॉस में। भाई इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो ऐसी इक्वेशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती हूँ, वो इक्वेशन 3 तरीके की होती है। एक तो आप एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 बोल दो, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ये 3 ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। ये कहाँ से आई? इनका प्रूवमेंट आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए हमने नहीं करवाया है, तो इनको याद रखना। सिंपल ये जानते हो कहाँ से आता है? थोड़ा बहुत ओरल बता देते हैं। जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, सपोज दैट यहाँ से ये क्या किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, फाई को हम लोग इनिशियल फेज बोलते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर कोई पार्टिकल है, वो मूव करके यहाँ से यहाँ तक गया, तो हम लोग जानते हैं अगर ये हमारा थीटा है या फिर ये इसको फाई मान लो इनिशियल, भाई ये एक्स एक्सिस होगी, ये कौन सी वाई एक्सिस, एक्सिस को देखते हो। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल कर रहा है तो सपोज ये एक्स एक्सिस से फाई एंगल पर यहाँ प्रेजेंट है, और ये मूव करके अगर टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक आता तो ये कुछ एंगल फॉर्म करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि थीटा इक्वल टू हम जानते हैं, सॉरी ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, थीटा अपॉन टी होता है। तो थीटा की वैल्यू भाई एंगल ये जितना फॉर्म करेगा वो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। यही लिखा है। तो ये एक्चुअल में इनिशियल पोजीशन से एक्स एक्सिस से लिया जाता है ओमेगा टी प्लस 5, जो ये आपका एंगल दिया है। तो ये टेक्नोमेट्री का लॉजिक लगाते हैं, पहले इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है
तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, क्योंकि ये वाली जो रेडियस उसको कैपिटल ए यहाँ पर माना, जो ये क्वेश्चन ये दी है इसमें ये रेडियस इसकी कैपिटल ए है, परपेंडिकुलर हमको नहीं पता है, ये अगर डिस्प्लेसमेंट हमें एक्स मान ले तो हम जानते हैं, भाई लगा दो साइन थीटा, और साइन थीटा कहने का मतलब कितना बनेगा 5 प्लस ओमेगा टी, मतलब यहाँ लिख देंगे ओमेगा टी, ये ओमेगा टी प्लस 5 एंगल की जगह पर इज इक्वल टू क्या होता है भाई पी बी पी एच एच बी, ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से देखो परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी ये परपेंडिकुलर, तो इसको कोई भाई अगर इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी, तो परपेंडिकुलर लिखेंगे कितना ए बी अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन में कितना है ए लिखेंगे, और ये किसके है साइन ओमेगा टी प्लस 5 ऐसे लिखेंगे। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्प्लेसमेंट ये चला पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये कितनी डिस्टेंस है, तो ये ए बी इक्वल टू यही आ जाएगा कितना ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, यही इक्वेशन में देखो यहाँ पर लिखी है, इसको इस तरीके से निकाला जाता है, एक तरीका है निकालने का। तो ये आपके सिलेबस में है इसलिए थोड़ा लॉन्ग भी हो जाता है, हमने नहीं करवाया, तो इक्वेशन से याद रखना, क्योंकि ये दोनों साइन और कॉस क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने वाले फंक्शन होते हैं, इसीलिए साइन और कॉस में रहेगा, और ये भी क्वेश्चन आपकी जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका भी प्रूफ भी आगे है, इसको करवाएंगे जो थर्ड इक्वेशन है। तो सपोज दैट हमने माना, अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं कि जो आपकी ये आई थी ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसका प्रूवमेंट है आपके पास। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं कि लेट x इक्वल टू ये वाली जो इक्वेशन दी रखी है उसको यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं, थर्ड वाली इक्वेशन जो है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, दोनों तरफ क्या कर देना है इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो साइन ओमेगा टी का होता है कॉस ओमेगा टी, ये डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है याद रखना, साइन ओमेगा बायो वाले याद रखेंगे, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी होता है, और जो इसका एंगल है भाई टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो जब ओमेगा टी का करोगे सिर्फ ओमेगा बचेगा, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह बी को कांस्टेंट मानेंगे, और यहाँ पर कॉस ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी होता है, कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन ओमेगा टी होता है, और जब ओमेगा टी का करेंगे तो टी तो गायब, मतलब ओमेगा बचेगा। अब इसमें से हमको आगे क्या करना है, थोड़ा रीअरेंज कर लेना है, ये दिया है ध्यान देना, ये दिया है dx अपॉन dt इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी और बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब इसमें क्या करना, डिफरेंशिएटिंग अगेन, इसी क्वेश्चन को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा ए रहेगा, कॉस का होता है फिर माइनस साइन ओमेगा टी, दूसरा दिया है बी ओमेगा, ये आपका लिखा रहेगा, साइन का होता है कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, मतलब कुल मिला के ओमेगा ओमेगा मिलके इसमें भी ओमेगा स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों में हम कॉमन ले लिए और माइनस भी कॉमन साथ में आ जाएगा, तो ए साइन ओमेगा टी बचेगा, बी कॉस ओमेगा टी। ये वाली इक्वेशन जो आप कंसीडर किए थे वही फिर से बन गई, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या एक्सपुट कर देंगे, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये एक्स बन जाएगा। अब इसी को इधर ले आओ, यही तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जो हमने पीछे एक्सेलरेशन से डायरेक्टली लिखा था वही इक्वेशन यहाँ पर देखो प्रूफ हो गई। सर इक्वेशन ये का x माना है, इक्वेशन हाँ, ये जो है, हाँ देखो ये डिस्प्लेसमेंट माने नहीं थे, इधर तुम पीछे देखो जो ये दिखा रहे थे, यहाँ देखो क्या माना, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये माने है कि नहीं। अब इसी को यहाँ पर देखो ये फिर से बन गया ना, अब इस टर्म की जगह पर हमने क्या किया, फिर x पुट कर दिया, तो ये जो इक्वेशन बन गई यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका प्रूफ है सिलेबस में, इसीलिए हमने करवा दिया, ठीक है। अब नोट करके एक चीज याद रखना कि इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन कंसीडर हम लोग करते हैं इसमें क्या क्या चीजें किस नाम से जानी जाती हैं। तो देखो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है, तो x को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, भाई जितना जैसे सिंपल पेंडुलम है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो वो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियली x से, और a क्या है, जैसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं या फिर इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, देखो लिखा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलो चाहे इसको एम्पलीट्यूड बोलो। और ओमेगा टी आपका क्या है, एंगुलर स्पीड, ओमेगा की वैल्यू कितनी, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होती है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड।
और टाइम ये तो जानते हो, जितना भाई एंगुलर स्पीड का मतलब जितना एंगल वो फॉर्म करेगा उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना। एक सिंपल पेंडुलम जब मोशन करेगा तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो एक टाइम में कंसीडर करते हैं तो स्मॉल टी। बट फाई क्या है तुम्हारा, ये फेज कहा जाता है, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लोग फेज बोलते हैं। ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा है, टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये क्या फेज जो है ये एक्चुअल में बताता क्या है भाई, इसकी वैल्यू यहाँ पर जितनी रखोगे उसी हिसाब से एक्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। सपोज इट गिव्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी, टाइम टी में कितना पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है या फिर उसको पोजीशन उसकी कितनी है, वो कौन, ये फेज ही बताएगा। एंगल की वैल्यू अगर चेंज घटाते या बढ़ाते हो या फिर चेंज करते हो तो वो कौन डिस्प्लेसमेंट बताएगा। सपोज टी बराबर हमने क्या किया, इसमें 0 रख दिया, टी इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 0 पुट कर रहे हैं, तो जब 0 पुट करोगे तो फेज कितना आ जाएगा, देखो ये 0 हो गया तो सिर्फ फाइव बचेगा, तो इस फाइव को हम लोग बोलेंगे इनिशियल फेज। क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज हम लोग बोलेंगे। अब ध्यान रखना ये फेज ही भाई, अब सपोज दैट फेज की वैल्यू पूरी आप 0 रख दो तो साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0 मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ, कुछ भी नहीं, मतलब पेंडुलम जो होगा उसमें बॉब कहाँ मीन पोजिशन पर लटका हुआ होगा, उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा। अगर इसकी इस फेज की वैल्यू कितनी हो जाए 90 हो जाए, तो एंगल है ना ये, तो जितना एंगल बढ़ाओगे या फिर जितना घटाओगे उसी पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा। तो फेज आपको याद रखना है, अगर इनिशियली आप कोई मोशन स्टार्ट कर रहे हो तो उस केस में जो फेज बनाएगा उसी को बोलते हैं हम लोग इनिशियल फेज, मतलब फाइव के बराबर। क्यों, क्योंकि उस समय जब भाई मोशन स्टार्ट ही नहीं किया तो ना तो कोई टाइम होगा, और टाइम नहीं मतलब टी बराबर 0, और कुछ समय बाद उसका फेज कितना होगा तो ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। तो इसको इनिशियल फेज हम लोग बोलेंगे एट टी बराबर 0, तो फाइव जो आएगा वो आपका इनिशियल फेज कहा जाएगा। ठीक है, इस पर एक जो है न्यूमेरिकल हम लोग ट्राई करते हैं, तब समझ में और अच्छे से आ जाएगा। जैसे दी है एक इक्वेशन, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये इक्वेशन एक दे रखी है, इससे सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, राइट डाउन इट्स एम्पलीट्यूड, एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड इनिशियल फेज इफ डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड टाइम इन सेकेंड। ये तो यूनिट दे रखी, ये इक्वेशन दे रखी, तो हमें कितनी चीजें पता करनी है, एम्पलीट्यूड बताना है, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा की वैल्यू बताना है, फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू बताना है, टाइम पीरियड कैपिटल टी की वैल्यू बताना है, इनिशियल फेज मतलब फाइव की वैल्यू बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है उसको हमने क्या किया, यहाँ लिख लिया, x इक्वल टू 10 साइन 20 टी प्लस 0.5, और ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली। हमारी जो इनिशियल इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है वो कौन सी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होती। तो भाई ओमेगा की अगर यहाँ पर ए की बात करें तो ए बराबर कितना आ जाएगा 10, कंपेयर करना है सिंपल, ए बराबर कितना 10, ओमेगा टी यहाँ पर होता है तो ये ओमेगा टी लिखा है तो ओमेगा की जगह पर कितना आ रहा है 20, तो 20 हो जाएगा, और फाइव की जगह पर कितना है 0.5। और ध्यान रखना जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब जो एम्पलीट्यूड है ए को मीटर में यहाँ कहा गया है, मीटर में मेजर करना है, और टी जो होगा उसको सेकेंड में मेजर करना है। तो जब इससे कंपेयर कर देंगे तो ए की वैल्यू 10 आ गई, ओमेगा की वैल्यू 20 आ जाएगी, और फिर जो चीजें बची फाइव की वैल्यू कितनी सी रहेगी 0.5, इससे कंपेयर करोगे, सिंपल है कंपेयर कर लेना। और इसके बाद जो आपका आता है सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे, जब कंपेयर कर लिए तो कैलकुलेट हो जाएंगे। नाउ एंगुलर स्पीड ओमेगा बराबर 20 रेडियन पर सेकंड हो जाएगी, और टी बराबर 2 पाई अपन ओमेगा होता है। अगर हमको ओमेगा की पता है तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, देखो यहाँ पर टाइम पीरियड निकाल लिए। तो पहले फ्रीक्वेंसी बताओ, 1/t, टी की वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेना, ये जाएगा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी 20 रख दोगे, 2 से कैंसिल किए 10 हो गया, और फिर पाई की वैल्यू यहाँ रख दोगे 10 अपॉन पाई, तो ये आ जाएगा 3.18 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर यहाँ पर टाइम पीरियड दिया है तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करो, 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 20, तो ये जो आपका दे देगा वो टाइम पीरियड कितना 0.314 सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड 0.314 सेकेंड हो जाएगा। इनिशियल फेज फाइव इक्वल टू जो पीछे कंपेयर कर वो यही रहेगा 0.5 है, तो इसको क्या करोगे यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10, कैंसिल कर लेना ऐसे, जैसे 0.5 है अपॉन में ये पॉइंट हटाओगे 10 आ जाएगा, तो ये बचा कितना 5/10, 5 1 जा 5 2 जा, ये कितना आ जाएगा 1/2, तो ये लिखा है फाइव, जो इनिशियल फेज है वो आपका 1/2 आ जाएगा। तो इसके बाद ये तो हमारा लास्ट था, इसके बाद हम लोग जो जनरल एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इसकी चर्चा कल करेंगे।
टाइम हो गया सर, मैथ क्लास है। हाँ हाँ ठीक है, अब जो है कल बताएंगे आगे। ओके ठीक है बच्चा। सर, ठीक सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम बच्चा।